Assalamu alaikum everyone. This is Sir Wasim with another lecture of physics. Today's topic is kinematics past paper P2. ओके आज हम लोग पास पेपर करेंगे P2 के कुछ क्वेश्चन है जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। जल्दी से कोशिश करते हैं कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लें इस क्लास से। ओके क्वेश्चन नंबर वन इज फिगर नंबर 1.1 shows a motorcycle during a race. The motorcycle accelerates along a straight section of the track from a speed of 40 meter per second maximum speed. Figure 1.2 is the speed time graph for the motorcycle along the straight section of the track. तो क्वेश्चन में जो है वो भाई आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। देखिए सबसे पहली चीज आप ये जरूर नोट कर लिया कीजिए कि हमें ग्राफ कौन सा दिया हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ है या आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो हमें स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो भाई हमें यहाँ पर से अगर इससे थोड़ी सा हम इसको एनालिसिस कर लें तो हमें 40 से स्पीड स्टार्ट हो रही है और हमारे पास this point tak 60 tak this is a straight line. Okay, then after 60 to 80 this is a curve and after 80 is another straight line. तो अब अगर देखिए जब भी स्ट्रेट लाइन स्पीड टाइप ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होती है तो हमेशा वो हमें स्पीड को डिफाइन कर रही होती है। तो स्पीड जो है हमें स्ट्रेट लाइन है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड जो हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और स्पीड टाइम ग्राफ हमें ग्रेडियंट बताता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। तो सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नाउ आफ्टर 60 स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट हो गई है कर्व में, एक डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व में। तो यहाँ पर अगेन स्पीड तो इंक्रीज ही हो रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग but acceleration is decreasing, acceleration is decreasing, and after at 80 this line becomes a straight line। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपके पास स्पीड लाइन ग्राफ में, तो याद रखिएगा ये कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट स्पीड। और व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट gradient is zero, means zero acceleration। ओके हमने इस ग्राफ को थोड़े से एनालिसिस कर लिए, तीन पार्ट में डिवाइड कर लिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, देन कर्व है, देन अगेन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मास ऑफ द मोटरसाइकिल इज 180 kg, मास इज गिवन for the time 0 to 2 second determine the acceleration of the motorcycle. Now we need to calculate acceleration. Formula for acceleration is a is equals to v minus u over time, means final velocity minus initial velocity over time. So we need to calculate final and initial velocity when time is 0 to 2 second. So at 0 initial velocity is 40 meter per second, and at 2 when times 2 second velocity is, I think this is 55 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए ये 50 टू 60, दिस इज पॉइंट 50, दिस इज पॉइंट 60। 50 टू 60 कितने डिवीजन है, 5 डिवीजन, 1 2 3 4 5। ओके, एंड 50 टू 60 इज 10 इक्वल टू 10। तो हमने 10 यूनिट को 5 डिविजन्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब वन डिवीजन रिप्रेजेंट 2 मीटर पर सेकेंड। तो इट मींस दिस इज 55, दिस इज this is 55, this is 50, 55, 50 to 50, oh sorry, this is 50, 52, 54
एंड दिस कम्स 55। तो हमारे पास क्या आता है, दिस पॉइंट इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इज 40 एंड फाइनल वेलोसिटी इज 55। तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं जल्दी से। ए इज इक्वल टू 50, final velocity is 55 minus initial velocity is 40 divided by time is 2. Let's solve this। तो हमारे पास आ जाता है 15 डिवाइडेड बाय 2। 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आंसर इज 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने कैलकुलेट कर लिया एक्सेलरेशन। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट यूनिट, बिकॉज यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट और मार्क्स होते हैं इसके। तो नेक्स्ट पार्ट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मोटरसाइकिल। तो हमने रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। F is equals to ma। This is the formula for resultant force. Now calculate m, where is m? So m is given, F is equals to 180, m is given question, multiply by a अभी हमने फाइंड किया 7.5। सो f will be, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे जल्दी से, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं मैं और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 7.5, it is 1350। so answer is 1350 Newton। Okay, okay. So next part is B part. The driving force acting on the motorcycle remains constant. Okay, driving force is constant. This is given question throughout the 12-second speed on the straight section of the track। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ड्राइविंग फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस जर्नी। जितनी भी ड्राइविंग आप चल रहा है ये कांस्टेंट ड्राइविंग फोर्स से ये कार मोटरसाइकिल को ड्राइव कर रहा है। यूजिंग figure number 1.1 describe how the acceleration of the motorcycle changes during this time। देखिए अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कह जाएगा भाई इसकी ये मोटरसाइकिलिस्ट की ड्राइविंग फोर्स है जो कि इधर चल रही है। दिस इज ड्राइविंग फोर्स, मैं इसको डी एफ लिख देता हूँ। दिस इज ड्राइविंग फोर्स। जब भी देखिए कोई ड्राइविंग फोर्स होगी तो इसके ऑपोजिट भी एक फोर्स होगी जो इसको अपोज कर रही होगी, वो होगी एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस होगी, एयर रेजिस्टेंस प्लस फ्रिक्शन, रोड फ्रिक्शन भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगी जो इसकी ड्राइविंग फोर्स को अपोज कर रही होगी। तो ड्राइविंग फोर्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा टू कीप द ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताइए इस ग्राफ को देख के क्या डिस्क्राइब हाउ द एक्सप्रेशन यूजिंग यूजिंग 1.2। ग्राफ 1.2 को हमने यूज करना है एक्सेलरेशन देखने के। तो अब देखिए अब हम अगर यहाँ नोटिस करें तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कब हो रही है इस ग्राफ में, जब ये कर्व स्टार्ट हुआ है। जब ये कर्व स्टार्ट हुआ है इस सेक्शन में, इस सेक्शन में एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और देखिए कर्व जो है ये डिक्रीजिंग कर्व है, ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व है। तो हम अगर ग्राफ को देखेंगे तो हमें ग्राफ में नजर आ रहा है कि कर्व जो है ये डिक्रीज हो रहा है, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। तो हमने यही बात यहाँ लिख दी है। हमने यहाँ क्या लिख देना है, हमने ये बताना है कि एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। acceleration is decreasing because the gradient is decreasing। ओके, दिस इज डन। क्योंकि देखिए हमने सिर्फ इसको यही बताना था कि देखिए हम एक्सेलरेशन तो उसने क्वेश्चन में गिवन था, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, तो हमने इसको बताने की नहीं जरूरत थी तब भी कोई मतलब। बट आंसर के मार्क्स जो थे वो ये थे ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। दिस पार्ट ये जो आपने लिखा है ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, ये आपको आपको आंसर देगा 1 मार्क के लिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग व्हाई द एक्सेलरेशन चेंजेस इन दिस टाइम।
अब हमने डिटेल में बताना है कि एक्सेलरेशन क्यों चेंज हो रहा है। तो हम क्या है, अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि जैसे स्पीड इंक्रीज होगी, ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट है, उसको इस ड्राइविंग फोर्स को मेंटेन करने के लिए स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, और स्पीड इंक्रीज करने से उसकी रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी, और आपके पास जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी तो आपका एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए सपोज मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लूं कि ड्राइविंग फोर्स इसकी है 50 न्यूटन, सपोज लेट सपोज 50 न्यूटन। ठीक है, और जब ये अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा तो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, यानी बैकवर्ड फोर्स इंक्रीज होगी, और बैकवर्ड फोर्स सपोज इंक्रीज होके आपके पास हो गई 30 न्यूटन। तो अब आप देखिए, अगर नोटिस करें तो आपके रिजल्टेंट फोर्स आ रही है। तो अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करूंगा, रिजल्टेंट फोर्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 50 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। तो दिस रिजल्टेंट फोर्स इज 20 न्यूटन। बट बट अब उसे क्या करना पड़ेगा, स्पीड को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करना पड़ेगा। अब सपोज ये स्पीड को और इंक्रीज करता है, ठीक है। जब और स्पीड इंक्रीज करेगा तो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन अगेन इंक्रीज हो जाएंगे। तो सपोज स्पीड जब इंक्रीज की तो रिएक्शन फोर्स, यानी कि उसके पास ये जो आपके पास ड्राइविंग फोर्स की अपोजिंग फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन, ये इंक्रीज होकर 40 न्यूटन पे चली गई, सपोज 40 न्यूटन हो गई। तो अब मुझे बताइए, अब उसकी रिजल्टेंट फोर्स अगेन डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आर एफ रिजल्टेंट फोर्स 50, ड्राइविंग फोर्स इज कांस्टेंट माइनस 40। सो अब अगर आप नोटिस करें तो आपके पास 10 न्यूटन हो गई। इसी तरह जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करता जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस फोर्स पहले 20 थी, फिर 10 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, और फाइनली इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। और जब जीरो रिजल्टेंट फोर्स पे चला जाएगा, तब इसके पास ये कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ग्राफ में। ये आपके पास आ जाएगी कब, जब बोथ फोर्सेस, फॉरवर्ड फोर्स एंड बैकवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएगी। तो आपके पास कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी, और कांस्टेंट स्पीड की वजह से आपके पास एक्सेलरेशन भी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। ओके, तो अब हमने क्या है, यहाँ पर ये लिख देना है कि एज एज स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस एंड रोड फ्रिक्शन रोड फ्रिक्शन increases, hmm? Since driving force is driving force is constant, so resultant force will decrease decrease and will decrease force force and acceleration is directly proportional, so acceleration will decrease। ओके, हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी कि क्या रीजन है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी। हमने यही बताया कि स्पीड इंक्रीज होगी, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, और रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मींस व्हेन रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। ओके, दिस इज डन। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर नंबर 9.1 शोज अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ओके, एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड
रोटेट कर रही है, मतलब ये यहाँ से आ जाती है, फिर यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ आ जाती है, और ये अराउंड द अर्थ जो है रोटेट कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ए, द सैटेलाइट ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। Part 1, underline the quantities in the list below that are scalar। हमने सिंपल सिंपल उन क्वांटिटीज को अंडरलाइन कर देना है जो स्केलर क्वांटिटीज है। सो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज एक्सेलरेशन हैज डायरेक्शन। फोर्स, फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन। मास, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो मास को अंडरलाइन कर देते हैं। एंड स्पीड, स्पीड इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड को भी अंडरलाइन कर देते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारा ये पार्ट हो गया 2 मार्क्स का। नाउ पार्ट 2 इज द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट चेंजेस बट its speed is constant। स्टेट व्हाट इज meant by the velocity। सो हमने जस्ट यहाँ पे velocity definition लिख देनी है। क्या होता है velocity definition? rate of rate of change of displacement, rate of change of displacement। ओके, दिस इज स्पीड के लिए हमारे पास डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई द वेलोसिटी चेंजेस। लिसन, देखिए जब ये ऑर्बिटिंग कर रहा होता है तो इतनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। देखिए स्पीड की डायरेक्शन ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी व्हेन द satellite is at this point, when at this point direction of speed is this is the direction of velocity, this is v, this is v. Now when satellite is at this point, the velocity is in this direction, always velocity tangent to the ऑर्बिट। तो टेंजेंट होगी तो दिस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली देखिए आप, तो वेलोसिटी जो है वो अपनी डायरेक्शन को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है। और व्हेन डायरेक्शन चेंजेस वेलोसिटी चेंजेस, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे कि वेलोसिटी, नहीं डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट satellite is constantly changing, बल्कि हम ये लिखते हैं ज्यादा अच्छा है, direction of satellite is changing, so velocity will change। ठीक है जी, हमने यहाँ पर बात डिफाइन कर दी कि वेलोसिटी क्यों चेंज होगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन व्हाट मेक्स द सैटेलाइट मूव इन एन ऑर्बिट दैट इज सर्कुलर। हमसे पूछते हैं कि वो क्या रीजन है, वो कौन सी फोर्सेस है जो इसको सैटेलाइट को सर्कल में मूव करने के लिए मजबूर करके रखी हुई है। तो सिंपल सी बात है, देखिए कि इस अर्थ से एक फोर्स इस सैटेलाइट के ऊपर प्रोड्यूस हो रही होगी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, और एक और फोर्स हम उसको ये भी कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, वो भी आपके पे। तो हम यहाँ दो फोर्सेस डिफाइन कर देंगे कि क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स of gravity, number one, number two, centripetal force, centripetal force। ओके, हमने ये दो बात लिख दी कि ये दो चीजें हैं जो इसको अर्थ के अराउंड रोटेट करवा रही होगी सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो हमारे पास क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, और नंबर, और सेकंड बात हम क्या लिख दे, सेंट्रिपिटल फोर्स। दिस क्वेश्चन इज डन। नाउ गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, a scare sets off from rest।
and accelerate uniformly at 3.4 meter per second square. So acceleration is given in a straight line for 5 second. Time is also given. Calculate the speed of sphere at after 5 seconds. So हमने speed calculate करनी है after 5 second. So simple formula हम use करते हैं acceleration के लिए, because acceleration is given a is equals to v final minus v initial over time. So v initial is given because क्या है, स्केयर is starts from rest. तो rest means वो पहले क्या था, rest में only zero speed पे था. तो a is equals to v final is v final sorry v final हमने calculate करना है. A is given, so a की value put कर देंगे. This is 3.4 is equals to v is required minus 0 over time. Time is 5. Now simplify. V is equals to 3.4 multiplied by 5 is equals to V is equals to 4 5 is 20, 0 carry 2, 4 is 12 and 1, 4 3 is 5 3 is 15, 15 and plus 2 is 17. This is 17 meter per second. The velocity speed is 17 meter per second. Now next part, B part is at 5 seconds the scale stops accelerating and travels on for a further 10 seconds at a constant speed. Okay, this is given constant speed. याद रखिए जब भी constant speed होती है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है और फोर्सेस हमेशा एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं एंड नेट फोर्स हमेशा जीरो हो जाती है. ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है. बैकवर्ड फोर्स फॉरवर्ड फोर्स इक्वल हो जाती है. स्टेट द साइज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. साइज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, जीरो. जीरो रिजल्टेंट फोर्स थी तो हम क्या लिख देंगे, जीरो रिजल्टेंट फोर्स. जीरो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, या हम नो रिजल्टेंट फोर्स भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 2. ऑन फिगर नंबर 1.1 sketch a speed time graph for the scare during the whole 15 second journey. तो हमने क्या करना है, स्पीड टाइम ग्राफ को हमने स्केच कर देना है. तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो लेसन जब स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है. गिवन क्वेश्चन में गिवन है जीरो से स्टार्ट होता है रेस्ट से. और देन 5 सेकंड पर 5 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, उसकी स्पीड हो जाती है 17 मीटर, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हम 5 सेकंड पर जल्दी से चलेंगे कि वेस्ट 5 सेकंड, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस पॉइंट इज 6 सेकंड and half of this point is 5 seconds. This is 5 seconds. So 5 second पे speed is 17. So this point is 15. This is 16, 17. So 17 तो हम यहाँ से straight line से ऊपर जाएंगे और इस point पे आ जाएंगे. This is the 17 point. Okay. So ये हमारे पास आ गया. तो हम यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन इसके साथ मिला लेंगे और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई. सो ये हमें कांस्टेंट स्पीड को स्पीड इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट कर रही है कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ. और फिर आफ्टर 5 सेकंड इसने कहा है कि 10 सेकंड तक वो कांस्टेंट स्पीड पे जाता है. तो हमने यहाँ से इसको फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि कांस्टेंट स्पीड को शो कर रही है. तो दिस इज डन. सो आगे चलते जल्दी. स्टेट हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्केयर कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ को यूज करके आपने अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सिंपल एक ही हमारे पास अप्रोच होती है, वो ये होती है कि हम एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लें. तो वी नीड टू कैलकुलेट एरिया अंडर द ग्राफ. ओके, दिस इज द आंसर. ठीक. ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी से. फिगर नंबर 1.1 शो द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार ट्रैवलिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल रोड. नाउ अगेन स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन. तो थोड़ा सा हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम ग्राफ को थोड़ा एनालिसिस कर लें. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, 30 से हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है. हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पीड इज कांस्टेंट. मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपकी आसानी हो जाए. स्पीड इज कांस्टेंट एंड ग्रेडियंट इज जीरो. ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट इज जीरो. ग्रेडियंट क्या है, जीरो होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल. देन अगर आप देखें यहाँ से अगेन ये इस फेज में पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, दिस पॉइंट तक, यानी कि 25 सेकंड तक, 30 से लेकर 25 सेकंड तक लाइन इज स्ट्रेट बट डिक्रीजिंग. स्ट्रेट है
इट मीन्स क्या है हमारे पास, स्पीड डिक्रीजिंग है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। एंड ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो ग्रेडियंट क्या हो गया, कांस्टेंट ग्रेडियंट, कांस्टेंट ग्रेडियंट, राइट। नाउ आफ्टर 25 सेकेंड लाइन जो है कर्व में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रॉम 25 सेकेंड टू, आई थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, मतलब यहाँ तक। तो अगर हम जब भी कर्व स्टार्ट हो गया तो हम समझ जाएंगे भाई अब ग्रेडियंट जो इसका यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है। तो स्पीड, स्पीड अगेन डिक्रीज हो रही है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीजिंग विथ विथ नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म gradient, okay, and after this point लाइन आपकी क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो स्पीड कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट, एंड ग्रेडियंट जो हो गया आपके पास जीरो हो गया। याद रखिए हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे ग्रेडियंट जीरो, यानी कि इनिशियली जब स्टार्ट हुआ तब भी जीरो ग्रेडियंट था, स्पीड कांस्टेंट थी, और जब फाइनली आया तब भी एक जीरो ग्रेडियंट और स्पीड कांस्टेंट होगी। और इस पॉइंट को एक और नाम भी देते हैं, याद रखिएगा, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। हम लिख लें जल्दी से यहाँ पर इसको, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। तो ये टर्मिनोलॉजी भी याद रखिएगा, ये भी अक्सर आ जाती है पेपर में पूछने के लिए। ओके, नाउ now part A, on figure number 1.1, mark and label a point where the car has non-uniform deceleration। मैंने अभी आपको बताया कि where is non-uniform deceleration, मैंने कलर चेंज कर दिया, हमने उसे मार्क कर दिया। तो पॉइंट किस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नॉन यूनिफॉर्म डिसलेरेशन हो रही है। तो आपने जस्ट यहाँ पर एक पॉइंट हाईलाइट कर देना है कि सपोज किसी जगह पर भी, सपोज मैंने ये बना दिया, दिस पॉइंट इज non-uniform deceleration, okay। Now next part is calculate the डिसलेरेशन ऑफ द कार एट टी 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में हमें डिसलेरेशन निकालनी है, तो कि 3 सेकेंड हमने जल्दी से ग्राफ से मार्क कर लेना है, वेयर इज 3 सेकेंड। तो अगर मैं इसको जल्दी से ऊपर लेके जाऊं इस लाइन को, तो दिस लाइन इज इक्वल टू 3 सेकेंड, दिस पॉइंट इज 3 सेकेंड, ठीक है। ओके, इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसकी डिसलेरेशन कैलकुलेट करनी है। देखिए जब भी लाइन स्ट्रेट है तो इसकी डिसलेरेशन और एक्सेलरेशन वो इक्वल होती है, सेम होती है एवरी पॉइंट के ऊपर। तो हम कहीं भी निकाल सकते हैं इसकी एक्सेलरेशन हमारा और डिसलेशन, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बट चले हम यही निकाल लेते हैं, सपोज सपोज इस पॉइंट के ऊपर एट दिस पॉइंट हमारे पास एक्स और वाई हम चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज एक्स, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी इज वी, वी कितनी आ रही है यहाँ पर 30 और 25 का हाफ, आई थिंक दिस विल बी 17.5, okay। And at this point, this is initial point, the initial velocity is 30 meter per second, this is 17.5 meter per second। so हम ये फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं, acceleration is equals to, फॉर्मूला सेम, acceleration is equals to v final minus v initial over time। तो एक्सलेशन और डिसलेशन दोनों सेम होता है, सो एक्सलेशन इज इक्वल्स टू वी फाइनल, व्हाट इज वी फाइनल, वी फाइनल इज 17.5, v initial is 30 over time, time is 1 second, time is 1 second। so acceleration is equal to, टाइम डिफरेंस हमने देखना पड़ता है कि क्या टाइम स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हुआ टाइम, 2 से स्टार्ट हुआ एंड 3 पे फिनिश हो गया। सो हमारे पास 2 से स्टार्ट हुआ 3 से फिनिश हो गया, तो टाइम कितना ड्यूरेशन आया इसमें, 1 सेकंड का। तो हमने इसलिए 1 सेकंड यूज किया टाइम में। तो हम 17 माइनस 30 कर देते हैं जल्दी से, 17 माइनस 30 करते हैं कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 17.5 माइनस 30 इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू हमारे पास 12.7, आई थिंक माइनस 12.7। तो हमने माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 12.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस जो बेसिकली हमारे बताते हैं डिसलेरेशन है, तो डिसलेरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 12.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये डिसलरेट होगा, ओके। नाउ
Next part, explain in term of the horizontal forces that act on the car, why it speed is constant at t1। देखिए हमसे ये पूछा है कि बताइए फोर्सेस के लिहाज से बता दीजिए कि व्हाई द स्पीड इज कांस्टेंट। व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल। मतलब फॉरवर्ड फोर्स एंड बैकवर्ड फोर्स हमेशा क्या हो जाती है, इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि क्या फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड देखिए ये कार मूव कर रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ड्राइविंग फोर्स, बल्कि फॉरवर्ड ही लिख देते, फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स is equal to backward force, okay, hmm? And resultant force is zero। ठीक है, नो रिजल्ट फोर्स जीरो मींस नो नेट फोर्स। ठीक है, हमने जस्ट ये बात बता दी, फॉरवर्ड फोर्स एंड बैकवर्ड फोर्स इक्वल हो गई है पहली बात, और रिजल्टेंट फोर्स हमेशा जीरो होगी। देखिए याद है कि जब भी कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से जा रही होगी तो उसके ऊपर फॉरवर्ड फोर्स की होगी, जो कि अगर सपोज मैं एक मोटरसाइकिल ड्राइव करूँ या कार ड्राइव करूँ तो कार की स्पीड, कार की एक स्पीड होगी जिसको आगे लेके जा रही होगी, यानी फॉरवर्ड लेके जा रही होगी, जो ड्राइविंग फोर्स है इंजन की होगी। इंजन की फोर्स की वजह से ये न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक एक्शन होता है उसका एक रिएक्शन भी होता है। तो एक और फोर्स होगी जो एयर रेजिस्टेंस होगी, ड्राइविंग फोर्स के साथ ड्रैग फोर्स होगी, फोर्स रोड फ्रिक्शन होगी, वो भी उसको अपोज कर रही होगी। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तब वो बॉडी जो होगी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। और कांस्टेंट स्पीड के वक्त याद रखिएगा नेट फोर्स हमेशा जीरो होती है और एक्सेलरेशन भी हमेशा जीरो होती है। नाउ आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन। Okay, now figure number 1.1 shows the distance time graph for a journey made by a cyclist between town A and town B। ओके देखिए, अगर आप इस ग्राफ को देखिएगा, दिस इज नॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखिए जब भी कोई ग्राफ गिवन होता है तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम डायरेक्टली ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं, बट वो ग्राफ जो होता है वो डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, वो बेसिकली किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो ये ग्राफ जो है ये वेलोसिटी ग्राफ है, हमें ये ग्राफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और हमें ग्राफ से हम ग्रेडियंट ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रेडियंट जो होता है वो हमें डिफाइन करता है कि ग्राफ के अंदर उस वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है। ओके, जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। फिगर नंबर 1.1 shows the distance time graph for the journey made by the cyclist between from town A and town B। The cyclist leaves town A at time t0 and arrives at town B at time t 4 hours। ओके, 0 सेकेंड 0 आवर पे वो स्टार्ट करता है एंड 4 आवर्स पे वो टाउन बी पे पहुंच जाता है, TOWN B, टाउन बी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। देखिए मैंने कहा था आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। हमने चेक करना है टाउन ए में कहा था और टाउन बी कितना दूर था। देखिए टाउन बी में जो एंटर होता है वो एंटर होता है व्हेन टाइम इज 4 आवर। तो हम जस्ट 4 आवर्स से टाइम ऊपर जाते हैं लेकर, दिस इज 4 आवर्स, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस की वैल्यू अगर देखते हैं तो दिस इज 58, दिस वैल्यू इज 58 मीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया 58 मीटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज डिटरमिन द टाइम for which the cyclist rests during the journey before he reaches town B। ओके, अब इस पूरे फेज में कहीं ना कहीं वो आराम के लिए भी रुक गया है। ठीक है, तो हम अगर देखते हैं जहां भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो जीरो जीरो स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। तो फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम इस साइकिलिस्ट ने कुछ ना कुछ आराम किया है, कुछ चिल मारा है, कुछ उसने पार्टी शार्टी की है। तो अब देख लेते हैं इसने पार्टी शार्टी में कितना टाइम जाया किया है। तो हमारा टाइम जो स्टार्ट हो रहा है वो फ्रॉम दिस पॉइंट इज एट दिस पॉइंट, राइट, दिस पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एंड एट टाइम 3। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं व्हाट टाइम इज इट, दिस इज 2.2 आवर्स
एंड दिस इज 3 आवर्स। तो हम जल्दी से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 - 2.2 इज इक्वल टू 0.8 आवर्स। तो 0.8 तक इस बंदे ने क्या किया था? कुछ नहीं किया था, आराम किया था, चिल मारा था। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज the speed of the cyclist near the end of the journey is greater than the speed at the beginning. State how the graph shows. हमने ये बताना है कि भाई जब स्टार्ट किया था इसने एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर इसकी स्पीड जो थी वो कम थी, और इस पॉइंट पे इसकी स्पीड जो थी वो मोर हो गई थी। तो हमने ये बताना है। तो देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के ग्राफ फाइंड कर सकते, इस लाइन के ग्रेडियंट फाइंड सकते। तो हम अगर इसके ग्रेडियंट को चेक करें, तो दिस ग्रेडियंट is less than this gradient। मतलब कैसे पता चल रहा है हमें? this line is more steep than this line। ऐसे ये देखिए ना, ये लाइन ज्यादा स्टीप है बी पर। तो हम जस्ट ये लिख सकते हैं कि इसका ग्रेडियंट मोर है, इसका ग्रेडियंट लेस है। तो अगर हम इस पे यहाँ लिख दे छोटा सा, मोर ग्रेडियंट और ये लेस ग्रेडियंट है, लेस ग्रेडियंट। तो यही हमने बात लिखनी है, एट क्या हो गया, हाँ, मोर, बल्कि मोर ग्रेडियंट एट द एट द नहीं सॉरी, क्या कह रहा है? एट द, बल्कि एट द नियर, सॉरी 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 मेरे, हम क्या लिखेंगे? मोर ग्रेडियंट नियर द एंड ऑफ द journey than at the beginning। ठीक है जी, हमने यहाँ बात लिख दी कि मोर ग्रेडियंट नियर द एंड ऑफ द जर्नी एट द बिगनिंग। नाउ लास्ट पार्ट इज कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट फॉर द जर्नी from A to B। Now we need to calculate average speed। So average speed का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड is equals to total distance upon total time। सो हम देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है भाई। जब उस जर्नी इसने यहाँ से यहाँ तक जो स्टार्ट की थी और टाउन बी तक, तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज 58। तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 58 इज टोटल टाइम एंड टाइम इज 4 आवर्स। नाउ कैलकुलेट करते हैं जल्दी से डिवाइड करके इसको। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी, दिस इज 4, सही लिख दूं तो 58 डिवाइडेड बाय 4, 58 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 14.5, 14.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था जो हमने किया। सो दीज ऑल 5 क्वेश्चंस इज डन। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आई थिंक आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ़ यू हैव एनी कॉमेंट एंड क्यूरीज प्लीज़ राइट मी इन कॉमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।